नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज से लगभग 1.5 महीने पहले अतीक अहमद के बेटे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल और उसके 2 गनर को प्रयागराज में सरेआम गोली और बम से भून दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अतीक और उसके लाडले के इस वारदात के बाद पूरा यूपी सन्न रह गया। सवाल उठने लगे कि योगी राज में माफिया इतने बेखौफ हैं कि बीच सड़क पर हत्या की जा रही है। फिर योगी ने सदन में कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और यूपी पुलिस ने 48 दिन के अंदर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद के साथ साथ 3 अन्य आरोपियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन विपक्ष को एक कार्रवाई रास नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीएसपी और एआईएमआईएम तक पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद के भाईजान ओवैसी कह रहे हैं कि धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं भाईचारा खतरे में है। कांग्रेस कह रही है कि योगी राइवल गैंग चला रहे हैं। इसलिए आज मुकाबला में हम ये सवाल पूछ रहे हैं, असद का एनकाउंटर इंसाफ या भाईचारे के खिलाफ? क्रिमिनल था, मारा गया, इसमें धर्म कहां से आ गया? और सबसे बड़ा सवाल, अपराधी ढेर हो रहे हैं तो क्या वोट बैंक वाले रो रहे हैं? मुकाबला में इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है, लेकिन इंसाफ के इस मॉडल पर अब सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? एक पुलिस, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल तो एनकाउंटर पर उठे, लेकिन ओवैसी तो अखिलेश से भी आगे निकल गए और उन्होंने सीधा सवाल उमेश पाल मर्डर के वीडियो पर उठाया और पूछा कि क्या शूटआउट में असद शामिल था। गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है, मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है। जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। अब हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई? मतलब आपके ने वीडियो एविडेंस से सजा दिला सकते थे आप। So any person with a beard or a skull cap will always be an accused. So that is the reality. एनकाउंटर पर कांग्रेस ने भी कानून की दुहाई दी। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन पुलिस को खरोंच तक नहीं आई। जब एनकाउंटर होता है तो दोनों तरफ से फायरिंग उम्मीद की जाती है कि हुआ, और तभी पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने फायर किया तो फिर हमने जवाबी फायर किया। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी पुलिस के कर्मचारी को खरूंच तक नहीं लगी, गोली लगने की तो बात अलग है, और उन्हें 2 लोगों को मार दिया गया। वो घनघोर अपराधी हों जो भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये जो पूरा घटना चक्र है इस एनकाउंटर का, वो संदिग्ध। दशकों से जिस अतीक ने आतंक बचा रखा था, अगर उसके अपराधों पर इन पार्टियों ने शिकंजा कसा होता तो आज कई लोगों की जान बच गई होती। पीड़ितों को इंसाफ के लिए वर्षों तक इंतजार न करना होता। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी का, स्वागत है आपका। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, स्वागत है आपका। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वागत है आपका। और असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपसे डिबेट शुरू करता हूं।
असद के इनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल उठा जा रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधी सी बात है, अपराधी था, इनकाउंटर हो गया। वीडियो फुटेज में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से बमबाजी की जा रही थी, ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। फिर इस पर धर्म का एंगल क्यों? नहीं, देखिए विवेक जी, दो चीजें हैं। पहले तो मैं आपको बहुत साफ तरीके से बोल दूं, और मुझे लगता है और साथ में बैठे यहाँ सभी लोगों को लगता है कि अतीक अहमद के साथ या अतीक अहमद जैसे किसी भी दुर्दांत अपराधी के साथ किसी भी पार्टी का, खासकर समाजवादी पार्टी का, कोई कहीं से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कभी हम उसके हिमायती रहे हैं। क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि हम अतीक अहमद के हिमायती हो सकते हैं। हमारा सवाल और समाजवादी पार्टी सरकार और उस देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर यह सवाल है कि जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का लोकतंत्र दुनिया की किताबों में पढ़ाया जाता है, पूरा विश्व हमसे सीखता है कि लोकतंत्र कैसे चलता है। हमारे वहां न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। अगर कोई कार्यपालिका का काम विधायिका करने लगेगा, या विधायिका का काम कार्यपालिका करने लगेगा, या विधायिका न्यायपालिका का काम करने लगेगा, तो इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। और हम अपने लोकतंत्र पे गर्व है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के शिल्पकार हैं, उनकी जयंती में उनको नमन करता हूं। उन्होंने संविधान सभा में बहुत साफ कहा था कि संविधान इस देश की नींव है, लेकिन जिस दिन इस देश की नींव और इस संविधान को चलाने वाले लोग गलत होंगे, तो इसके एक एक पन्ने को फाड़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। आज कमोवेश वही स्थिति हो गई है। नहीं, आप कह रहे हैं असद के एनकाउंटर से लोकतंत्र खतरे में आ गया फिर से। पे आप कानून व्यवस्था से कायम करना चाहते हैं। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं असद के एनकाउंटर से लोकतंत्र खतरे में आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अभी उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई थी कि देश भर के जो 635 फेक इनकाउंटर हुए हैं, उसमें 117 फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में क्यों हुए? आपके वहां फेक इनकाउंटर का केस क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या न्यायपालिका का भरोसा उठ गया है? मार्च के महीने में चित्रकूट में फेक इनकाउंटर के ऊपर 14 पुलिसकर्मियों की एफआईआर हुई है। किसने करवाई? उन 14 पुलिसकर्मियों के ऊपर क्यों बेचारे को ऊपर लगाया गया? अप्रैल के महीने में रामपुर में जो है 31 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर हुई फेक इनकाउंटर में। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन आपकी पार्टी के मुखिया ने कहा कि यह भाईचारा खतरे में आ गया इससे। कल उनका ट्वीट होगा, ट्वीट की आखिरी लाइन शायद आपने पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, देखी ना देखी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक एनकाउंटर को, एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी के एनकाउंटर, उस अपराधी के खात्मे का मामला भाईचारे से क्या लेना देना, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं कल से अभी तक। मैं जा रहा हूं, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन बताता हूं जी, मैं आ रहा इसका जवाब लेने के लिए। के शर्मा जी, क्या फिर से लोकतंत्र खतरे में है और इसका भाईचारे से क्या कनेक्शन है? मुझे तो आश्चर्य है, और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दिवालियापन पर मुझे जो है तरस आ रहा है। और आश्चर्य है कि एक अपराधी का जो है आज समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी। अभी ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अरे समाजवादी पार्टी ने उस माफिया को जो है विधायक बनाया, उस माफिया को जो है सांसद बनाया, उसे राजनीतिक रूप से संरक्षण दिया, उसे माफिया भी बनाने में संरक्षण दिया। और आज किस तरह से जो है दोहरा रवैया इनका देखिए। ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी निरंतर रूप, जैसा उसकी प्रकृति रही और जैसी उसकी पहचान है उत्तर प्रदेश में, कि माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण देना, उनसे जो है टैक्स वसूली कराना, गुंडा टैक्स वसूलना, ये काम इनका रहा है ऑलरेडी। तो आज इनके पेट में दर्द भी हो रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज इतनी तकलीफ अखिलेश यादव को क्यों होने लगी। अरे एक अपराधी है, उसको कानून अपना काम कर रहा है, कानून उसे जो है न्यायालय में, वो दोनों भाई खड़े हैं, न्यायालय जज उसको सुन रहे हैं। और जो जो लोग ऐसे अपराधी भी हैं जिनको पूरे देश ने सरेआम देखा के शर्मा जी चलाते हुए, और जो कि पुलिस इनकाउंटर में ऑलरेडी जो है इनकाउंटर में उन्होंने फायरिंग किया, तो उसके अगेंस्ट क्या हो? आदि अपराधी जो है वो फायर कर रहा है पुलिस के। अखिलेश यादव तो भाईचारे की बात ही कर रहे हैं जी। के शर्मा जी, अखिलेश यादव तो भाईचारे तक की बात कर रहे हैं। वैसी कह रहे हैं कि बीजेपी को दिक्कत अपराधियों से नहीं है, बीजेपी को दिक्कत टोपी और दाढ़ी वालों से है।
देखिए, जहां तक भाईचारे का प्रश्न है तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी का भाईचारा खतरे में आ गया है, क्योंकि इनका जो भाईचारा था वो तो माफियाओं और गुंडों से है। आज जब वहां अपराधियों से है, आज जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहां कानून व्यवस्था जो है इतनी मजबूत है, तो इनका तो अखिलेश जी का तो भाईचारा, समाजवादी पार्टी का भाईचारा तो खतरे में आ ही जाएगा। इसमें कौन सा वो बड़ी बात है। जहां तक ओवैसी जी का प्रश्न है जी, और जो इसे तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, और मैं कहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं जी, कि तुष्टीकरण की राजनीति का यह सबसे घिनौना चेहरा है, इस तरह की बयानबाजी। अरे अपराधी का कोई धर्म होता है विवेक जी? हाँ, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, लेकिन उनको तो वहां यह प्रश्न खड़ा करना है तुष्टीकरण के लिए, तो वो करते रहे। उसके पहले भी आपको ध्यान होगा ओवैसी जी ने इन्हीं के संदर्भ में कितने जो है अच्छे बयान अपने जारी किए थे जब टिकट की बात आई थी, तो उस समय भी ये तो तारीफ ही कर रहे थे। तो आज भी उस तरह का ही भाव लेकर वो चल रहे हैं। उनको वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाना है तो उसके लिए वो अपना पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी विधानसभा में उनको माकूल जवाब दिया। असीम वकार जी के पास जा रहा हूं। असीम वकार जी, बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण का ये सबसे घिनौना चेहरा है जो बयान अज़ुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं धर्म के नाम पर। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी भी तुष्टीकरण कर रही है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त विपक्ष भी तुष्टीकरण कर रहा है। अतीक और अतीक के परिवार को राजनीतिक तौर पर फायदा लेने के लिए दोनों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल ये नहीं उठता है कि किसका एनकाउंटर हुआ किसका नहीं हुआ। मसला ये है कि मैं आपसे कहूँगा कि आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अभी मेरी बात के बाद वो रिपोर्ट चलाइएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये अपराधी वो अपराधी और इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी और पुलिस पे हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक इंस्पेक्टर मारे गए थे, सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह को जिस आदमी ने मारा था उसका नाम था योगेश राज। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, बाद में उसको मनसब से नवाजा गया। तो अगर आपको इतना ही अपराधी और पुलिस की फिक्र है तो योगेश राज के बारे में जरा सा बताइए, कहाँ इस वक्त है, कौन सी जेल में है। सुबोध सिंह की बीवी जो है वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं, आज भी भटक रही हैं। उन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिया आपने? और मैं अमिताभ यश साहब से पूछ रहा हूं, वो भी पुलिस वाले थे, सुबोध कुमार सिंह जी भी। ना मैं किसी अपराधी के साथ कभी रहा हूं, ना मेरा कभी मैं किसी की पैरवी करता हूं। बात यह हो रही है कि अगर मैं भी नाम लेने पे आ जाऊंगा लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अपराधियों की, तो एक कभी जवाब नहीं दे पाएंगे बीजेपी वाले जी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं, ठीक है, लाइव इंटरव्यू में आपकी लिस्ट भी सुन लेंगे, खुद ये कबूल किया। आपकी लिस्ट भी सुन लेंगे वकार साहब आपकी लिस्ट भी सुन लेंगे। लेकिन आपने अभी तक असद के एनकाउंटर को लेकर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है, टोपी दाढ़ी के नाम पर जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। असद तो कोई गोल्ड मेडलिस्ट था नहीं, उसने ओलंपिक से मेडल लेके तो देश का नाम रोशन तो किया नहीं था। नहीं, ये सच उसने है। उमेश पाल और 2 लोगों की हत्या की। ये सच है जी, बोलिए। देखिए, योगेश राज का मैंने नाम लिया। योगेश राज ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की जी। उन पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था सुबोध कुमार सिंह। योगेश राज अगर असद होता तो अब तक उसका भी इनकाउंटर हो गया होता, घर गिरा दिया गया होता। सवाल तो खड़ा होता है कि अगर आपको अपराधी मिटाना है और आप अपराध के खिलाफ हैं जी, तो सिर्फ वही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है जो आपके धर्म से नहीं आते। मैं अपराधियों के साथ बिल्कुल नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन अगर सरकार अपराध का धर्म देखने लगेगी और अपराधियों को धर्म के हिसाब से चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर उनके धर्म के हिसाब से देखा जाएगा, सहूलियत नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। ये चुनाव के टाइम पे हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है।
मैं अभी आशुतोष वर्मा जी बैठे हैं, हाँ मैं आशुतोष वर्मा जी से पूछ रहा हूं अतीक को जेल कब भेजा, किसने भेजा? अभी जो 2012 से 17 के बीच में सरकार थी, उस सरकार में अतीक को जेल भेजा गया, उस सरकार में अतीक को भगाया गया, उस सरकार में अतीक का टिकट काटा गया, उस सरकार में यह कहा गया अपराधी नहीं लिए जाएंगे। तो अगर आप उस वक्त इतने कठोर थे, इतने कट्टर थे, आपने अतीक को जेल भेज दिया किस बात के लिए? कि एसआरएम कॉलेज में दिख गए थे वो। तो फिर आज आप किस तरह से बोल रहे हैं? देखिए, नियत और नीति दोनों साफ होना चाहिए कि हमारी नियत क्या है, हमारी नीति क्या है। जी ठीक है, मैं अपराधियों के साथ नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, लेकिन आपको ये बताना होगा जी कि अगर अतीक माफिया है, मैं के शर्मा जी आ रहा हूं। सिंह टेनी पर भी हाँ प्रभात गुप्ता के मर्डर का केस चला था। ठीक है, सर आप जवाब जल्दी से पूरा कर लीजिए, मैं फिर दोनों प्रवक्ताओं से जवाब लूं इसका। हाँ हाँ 143 के आसपास विधायक आपके यहाँ भी हैं, हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह आपके पास भी हैं, ब्रजेश सिंह आपके पास भी हैं। नहीं तो आपने मोटी मोटी बात ये कह दी ना कि अगर धर्म विशेष से अपराधी ताल्लुक रखते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाता है सिर्फ, वो बाकी अपराधियों पर एक्शन लिया था। विजय शंकर तिवारी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये तो दिख रहा है। देखो विवेक, अभी ठीक है वकार जी, आ रहा हूं। बात हो रही थी तो अभी असदुद्दीन वैसी साहब को बड़ा कष्ट है गुलाम के और असद के मरने पर, उनके एनकाउंटर पर, और अखिलेश जी को बड़ा कष्ट है। लेकिन असद के बाद जो गुलाम की एनकाउंटर हुआ है, तो गुलाम की मां ने कहा कि मेरा बेटा हत्यारा था, उसने हत्याएं की हैं, इसलिए मैं उसकी लाश नहीं लूंगी, उसने गलत किया है। यानी एक मां जो है उससे ज्यादा कष्ट अखिलेश जी को है, उससे ज्यादा कष्ट असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपराधी को अपराधी नहीं मानते हैं। और आपने बाटला हाउस का विषय सुना होगा आपने, जब मोहन चंद शर्मा की हत्या हुई थी और आतंकी वहां पर थे और आतंकियों पर जबरदस्त प्रहार हुआ, तो यही लोग थे और ऐसे ही लोग थे जो कहते थे बच्चे हैं, वो बच्चों की हत्याएं हुई हैं। तो मुझे लगता है ये जो बच्चे हैं जो अपराधी बनते हैं, इन ऐसे लोगों को अपराधी बनाने का काम असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश जैसे लोग करते हैं, जिनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और इसके बाद जब इस प्रकार के एनकाउंटर होते हैं तो कहते हैं फेक एनकाउंटर है। ये फेक क्या होता है? क्या पुलिस वालों ने नकली गोलियां मारी क्या? यह एनकाउंटर है और एनकाउंटर का एक पूरा प्रोसेस। अब आप उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो करते रहिए, तो पुलिस क्या करती है ऐसे में? कोई पहली बार एनकाउंटर हुआ है देश में? मुझे लगता है पहली बार एनकाउंटर हुआ, इस प्रकार की बात की जा रही है। देश में ऐसी परिस्थितियों में एनकाउंटर पहले भी हुए हैं, अभी भी हुए हैं, और आगे भी जब भी अपराधी इस प्रकार की गतिविधि करेंगे और जनता उससे त्रस्त होगी तो पुलिस वाले एनकाउंटर करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। क्योंकि किसी भी सरकार को अपनी जनता का हित देखना होता है। जनता का हित जहां होता है, जनता के हित के लिए अगर उसको एनकाउंटर करना पड़ता है तो वो सरकार ऐसे कामों से भी पीछे नहीं हटती, चाहे सरकार किसी की भी हो। ठीक है, के शर्मा जी, असीम वकार कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति दोनों तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक तरह की राजनीति हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। नहीं तो सबसे बड़े तुष्टीकरण के पुरोधा तो एक ओवैसी साहब ही है ना। आए दिन इतने बड़े बैरिस्टर हैं, दुनिया भर का कानून बता रहे हैं, खुद ही जाके खड़े होकर लड़ ले केस, समझ में आ जाएगा क्या है। लेकिन वो केवल वीडियो या टीवी में कानून समझाते हैं। पूरा राम जन्मभूमि से लेके तलाक से लेके सारे विषय पर जिनका कानून जो है टीवी पे होता है, और यहीं पर वो जो है इस तरह की बातें करके लोगों को बरगलाना और भटकाने का काम करते हैं। अभी अब कह रहे थे वकार साहब कि साहब केवल अभी 4 दिन पहले इसी यूपी में एक राणा का एनकाउंटर हुआ, अपराधी था, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। विवेक दुबे का हुआ, उस पर किसी ने नहीं उठाया प्रश्न। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो धर्म देखकर अपराध जो ये चुनते हैं, ये है तुष्टीकरण। और ये हम कोई सरकार आज की डेट पे, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, कोई धर्म कोई जाति नहीं, जो भी यदि उसके अपराध में है और उन पे केस चल रहा है तो उसको कोई भी मुरव्वत भी नहीं है। यदि यही दृष्टि होती तो अतीक और अशरफ जो है आज आपको न्यायालय में दिख रहे हैं ना। तो इसलिए आज 47 दिन था, फरारी काट रहे हैं,
मैंने एसटीएफ ने बोला वहां पर, डीजीपी ने, कि अब भाई 47 दिन से वो भाग रहे हैं और चकमा दे रहे हैं, और चाहते यदि तो आकर सिलेंडर कर देते। आके सिलेंडर करने में क्या आपको मुश्किल था, आके सिलेंडर करते। और एक दिन नहीं, लगातार पूरा परिवार गायब है। लेकिन फिर भी जो है कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कानून का शासन है। और आज इनको तकलीफ यही है क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ है, लोगों के अंदर भरोसा पैदा हुआ है, लोगों को लगने लगा है कि अब यहाँ पर अपराध जो है, अपराधी पनप नहीं पाएंगे। और जो पहले कहते थे योगी जी कि या तो अपराध करना छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। ठीक है, तो आशुतोष जी कुछ कहना साबित हो रही है जमीन पर। तो आज इन लोग के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि इससे तो हमारी पोलें खुल रही है, हम क्या करें। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आसिफ वकार आपसे जवाब लेने के लिए आ रहा हूं। आशुतोष जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है 24 करीब है, इसलिए आपको ये भाईचारा और ये सोशल हार्मनी सब नजर आएगा इस वक्त अभी। देखिए ऐसा है ना विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी में सुबह सुबह एक एजेंडा तय किया जाता है, सारे प्रवक्ताओं को मेल कर दिया था कि यही बोलना है, कुछ सुनना नहीं, बोलना एक ही लाइन पे है। मैंने पहले वक्तव्य में बोल दिया कि अतीक अहमद से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। पिछले 9 साल पहले समाजवादी पार्टी में, अभी असीम वकार ने बता भी दिया कि निष्कासित कर दिए गए, तब से कोई मतलब नहीं, जेल तक भेजा गया है। अब आप मैं बताऊं कि, और ये वीएचपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अपराधियों को पालते थे और पोषित करते थे, कुछ बोल रहे थे। विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को कैसे पालती पोषती है। ब्रजेश सिंह बनारस की कोर्ट में 106 मुकदमों के लेके साथ में उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेल मिलती है। उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी चुना जाता है इसी भारतीय जनता पार्टी के। उसके भतीजे सुशील सिंह को बीजेपी से एमएलए बनाया जाता है। सुशील सिंह का भाई जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। ब्रजेश सिंह के बड़े भाई चुलबुल सिंह 2 बार एमएलसी बनते हैं। यहां तक ब्रजेश सिंह के रसोईया ब्लॉक प्रमुख बनता है। कौन पल्लवित पोषित कर रहा है? बोलने में डर लगता है क्या अपना नाम नहीं लेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मोड में रहती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि अपराध कम हो रहा है। अपराध कम हो रहा होता तो साबरमती की जेल में हेलीकॉप्टर से गया था, और उत्तर प्रदेश वापस प्रयाग आ रहा है पूरी गाड़ी से। कैसे घूम रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, दिन भर दिखाया जा रहा है। और साबरमती की जेल में बैठ के वो पूरी साजिश रचता है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केशव मौर्य की जो डिप्टी सीएम है, उनके गृह जनपद में गैंग्स ऑफ वासेपुर होता है। क्या सरकार को नहीं पता है? सारी बातें एक विपक्ष के तौर पर आपके एलिगेशन की ठीक हो सकती है, लेकिन आशुतोष जी ये बताइए कि असद के एनकाउंटर को लेकर आप लोगों को क्या परेशानी है? नहीं, काउंटर को लेकर परेशानी नहीं है। मैं फिर बोल चुका हूं पहले वक्तव्य में, अगर पुलिस ने आत्मरक्षा में यह गोली चलाई है, देखिए सवाल उठता है, मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल उठाया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय से कहिए कि आप भैया योगी सरकार के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री जब नित्यानंद राय ने संसद में बोला कि उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी मुठभेड़ हुई है, फेक एनकाउंटर हुए हैं, आप उन पर सवाल उठाइए। वो तो मोदी सरकार के मंत्री हैं। तो जब वो कहते हैं, तो आपके हिसाब से प्रोसेस क्या होना चाहिए आशुतोष जी? जाना है टीवी जब किसी दुर्दांत अपराधी को पकड़ने जाए तो कैसे जाएं? ये होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं फूलों का गुलदस्ता लेकर जाएं, पुलिस का काम, सामने रिक्वेस्ट करें कि भाई पुलिस का काम है, आप सरेंडर कर दीजिए। किसी पार्टी के प्रवक्ता या किसी टीवी के एंकर का नहीं है, उनका मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोसेस क्या होना चाहिए। फिर आप टीवी के एंकर पर बार बार आ जाते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं बार बार, लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूं प्रोसेस आप कह रहे हैं कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। प्रोसेस आप कह रहे हैं कि सवाल उठाएगा, डिसाइड करेगी। अच्छा आशुतोष जी, मुझे जी अभी पुलिस जी बोलिए। पुलिस जितनी भी इनकाउंटर होती है, उनके मजिस्ट्रियल जांच होती है। पुलिस ने इनकाउंटर की डिटेल्स देगी, मजिस्ट्रियल जांच में आ जाएगा। अगर वो आत्मरक्षा में गोली चली है तो वेरी गुड, लेकिन क्योंकि सवाल उठते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसे कम से कम 100 के 100 अपराधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पल्लवित और पोषित किए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता के शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद असीम वकार जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, देखिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट होती है कि जब इनको कुछ नहीं समझ आता तो ये टीवी एंकर के ऊपर चढ़ते हैं, उसको जो है उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं। इनकी समस्या विडंबना ये है कि ये जो है ऑलरेडी ये तो घोषित रूप से पूरा प्रदेश जानता है कि किसका जो है माफियाओं से किस रूप में संपर्क है। और आज आश्चर्य करना होगा कि जितने भी इनकाउंटर विवेक जी हुए हैं, हर इनकाउंटर की जो है मजिस्ट्रेट जांच होती है, और उस मजिस्ट्रेट जांच में जो है
जो तथ्य आते हैं, आज तक कोई भी इनकाउंटर को फेक घोषित नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि इनके मन में ऑलरेडी जो तुष्टीकरण का भाव है, जो एक वर्ग विशेष को इनको तुष्टीकरण करना है, और जो इनको माफियाओं को इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, आज उनके हजारों करोड़ की संपत्ति का कुर्की हो रहा है, तो उसकी तकलीफ तो इनको रहेगी ना जी। इसकी तकलीफ इसलिए इनके मन के अंदर में है क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर ये धमका कर, डरा कर वोट वसूलते थे, तो इसलिए इनको तकलीफ होती है। क्योंकि विवेक जी कब तक बोलते अरे भैया, मैंने बीच में नहीं बोला था, क्यों आपको इतनी मिर्ची लग जाती है? इतनी मिर्ची क्यों लगती है आपको? इतनी मिर्ची इसलिए लगती है ना क्योंकि सच्चाई निकलने लगती है। जब सच्चाई निकलती है तो आपको मिर्ची लगती है। आप सुनिए, आप सुनने का साहस रखिए, आप सुनने का साहस रखिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ विवेक जी, आप या तो इनको बंद करा लीजिए, कैसे बनता है बताओ ना, क्योंकि इनको क्या है, इतनी मिर्ची लगती है। एक एक करके जवाब लेंगे, समाजवादियों का पोल खुलने लगता है। एक एक करके जवाब लेंगे, एक एक करके जवाब लेंगे विवेक जी, मुझे एक एक करके जवाब लेंगे। आशुतोष जी आपके पास भी आऊंगा, असीम बखारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, और विजय शंकर तिवारी जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल को 16 तारीख को बुलाया पूछताछ के लिए दिल्ली शराब घोटाला में, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैंने अगर आप देखें मेरी कंप्लेंट में भी मैंने इस चीज को मेंशन किया था। अरविंद केजरीवाल का रोल क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल का इस सारे काम में क्या रोल है। अरविंद केजरीवाल वो थे जिन्होंने 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जो मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, जिसके अंदर सत्येंद्र जैन थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और मनीष सिसोदिया थे। इन 3 लोगों ने शराब की सारी पॉलिसी को बदलकर 12% कमीशन ऐड ऑन की क्लॉज, जो कि क्लॉज कभी थी ही नहीं, और वो क्लॉज करने के लिए नकली लोगों से मेल मंगवाई, वो भी पता चल गया कि वो मेल किसके माध्यम से आई, ईमेल्स की अपना सर्वे कराया, और नकली लोगों से अपने इनपुट्स मंगाकर उसको, जो उनको प्राइवेट लोगों ने बनाकर दी थी पॉलिसी, उस पॉलिसी को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और इंप्लीमेंटेशन के लिए मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल जी से ये 3 मिनिस्टरों की कमेटी बनवाई थी। मनीष सिसोदिया जी को पता था कि ये कमेटी में हम 3 लोग जो काम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री की हिदायत पे कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने वो कमेटी बनाई थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के पास सारे पैसे की जानकारी थी, कलेक्शन कैसे होगी, और बकायदा वो लोग मिले हैं। अब मैं आपको नाम बताता हूं, मान लीजिए दिनेश अरोड़ा है, तो क्या दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मिले? मिलने के बाद क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पे जाते हैं, जन्मदिन पे जाकर फोटो खिंचवाते हैं, फोटोएं सोशल मीडिया पर डलती हैं, और जैसे ही इंक्वायरी शुरू होती है वो सोशल मीडिया से फोटोएं गायब हो जाती हैं, जो मैंने बाद में शेयर की थी। मैंने पहले भी कहा था, आपको फिर याद कराऊं, अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इतने घपलों में उनका सीधी इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो शराब घोटाला आया है, अभी बिजली घोटाला आपके सामने आएगा, बस घोटाला आएगा, स्कूल घोटाला आएगा। इन सब घोटालों में अरविंद केजरीवाल जी क्यों फाइल पे साइन नहीं करते थे? आप सोचिए, कोई सच्चा सुच्चा ईमानदार आदमी फाइल पे साइन ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? किसी को मुख्यमंत्री का दायित्व उसके पास होकर मैं फाइल नहीं साइन करूंगा, इसका मतलब क्या है कि जो उसने करप्शन करनी है उस करप्शन पे वो साइन नहीं करेगा, ताकि जब पैसे का लेन देन का हिसाब आए तो उस पर बात ना आए। लेकिन सिस्सा जी, सवाल तो यही है ना, वो कहेंगे मेरे पास कोई मंत्रालय है नहीं, के शर्मा जी के पास जा रहा हूं, वो कहेंगे मैं कोई फाइल साइन करता नहीं, तो फिर किस तरह की भूमिका है? तो सीधा सीधा एलिगेशन हो जाएगा। के शर्मा जी, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया अरविंद केजरीवाल जी को। बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा, मैं के शर्मा जी से रिएक्शन ले रहा हूं। नहीं, वो फाइल में साइन करें या ना करें, लेकिन जो घोटाला हुआ है उस षड्यंत्र में यदि वो शामिल हैं तो बच कैसे सकते हैं? स्वाभाविक सा है, जब अपने घर पे बुला के वो मीटिंग करते हैं, वहां पर आदेश दे रहे हैं, मौखिक आदेश भी भले क्यों ना दे रहे हो, और इस सारी बात का तो उल्लेख ऑलरेडी जो उस समय के तत्कालीन आबकारी सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने गवाही में भी की है, और जो बाद में सरकारी गवाही बने उन लोगों ने भी बताया है कि किस तरह की भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से उस रूप में उनकी पूछताछ होनी ये तो आवश्यक है, क्योंकि किस तरह से उसको आदेश को, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया, किस ढंग से किस अधिकारी को आदेश दिया गया, तो अधिकारी और ये सब तो अपना प्रमाण दे रहे हैं ना कि हमें भाई इस व्यक्ति ने आदेश दिया है, ये लोग उसमें थे, तो उससे ये बच कैसे सकते हैं?
तो आज ये कुछ भी कहें, ये जो इतना बड़ा जो हजारों करोड़ रुपए का जो शराब का घोटाला हुआ है और जो दिल्ली वासियों को एक पे एक फ्री देने की जो प्लानिंग बनी और उसमें से करोड़ों करोड़ों रुपए जो है उसमें भ्रष्टाचार के वेट चढ़ गए, तो उस सब चीजों में तो इनका पूरा ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि कैबिनेट का प्रमुख सीएम ही होता है। यदि कोई पॉलिसी निर्णय हो रही है, कोई बात हो रही, तो सीएम उससे परे कैसे हो सकता है? तो सीएम को तो जाना ही पड़ेगा, उसको इस आने में जो है पूछताछ भी होगी और उनकी जो है भूमिका भी तय होगी उसमें कि क्या भूमिका। आप ये कह रहे हैं कि संलिप्तता है, तभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। असीम वकार जी के पास जा रहा हूं। असीम वकार जी, क्या अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल जी का नंबर आने वाला है इस मामले में? मैं देखिए सिर्फ एक बात बोलूंगा कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश जी, ममता बनर्जी, तेजस्वी और वो तमाम लोग जो विपक्ष में हैं वो सब हिंदू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र में ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी के जो साथ आ गया वो राजा हरिश्चंद्र, और जो विरोध में है उसको तरह तरह से कभी कोई एजेंसी लगा दो, कभी कोई एजेंसी लगा दो, परेशान किया जा रहा है। विपक्ष के साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये दुनिया में मिसाल है कि भारत में इस तरह से अपोजिशन को परेशान करना। ठीक है, के शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी। नहीं, विवेक जी, मुझे आश्चर्य है कि भ्रष्टाचार में भी अभी भी देखिए ओवैसी की पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वकार साहब, उनकी आंख में जो है केवल हिंदू और मुसलमान, इसके सिवाय ये कोई तीसरी बात कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा धर्म का जहर डालते हैं और समाज के अंदर ये जहर फैलाने का काम करते हैं। अभी भी भ्रष्टाचार के मामले में भी इनको हिंदू और मुसलमान दिख रहे हैं। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कैसी ये पार्टी है, कम से कम मुझे तो आश्चर्य होता है। लेकिन एक बात जी, आप इस पे शराब घोटाले पे कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात उस घटना पे भी कहना चाहता हूं कि विवेक जी, योगी जी ने सदन के अंदर कहा था, योगी जी ने सदन के अंदर कहा था कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, और वो मिला भी रहे। ठीक है, वो अभी अरविंद शर्मा जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी के खबर का हम जिक्र कर रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज लगातार मिल रही है, इसलिए अपडेट पर लगातार आएंगे। 16 तारीख को उन्हें सुबह 11 बजे पेश होना है, ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीआई ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को पेश होने को कहा है और सुबह 11 बजे पेश होना है। असीम वकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। असीम वकार जी। देखिए, बात भ्रष्टाचार की आ रही है जी। उत्तर प्रदेश में 2 वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो वायरल हुआ जितिन प्रसाद जी का, जी, जो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं कैबिनेट। वो कहीं दौरे पर थे, उन्होंने पैर जो मारा, लात मारी, तो जिस सड़क पर वो गए थे उद्घाटन के लिए वो उखड़ गई, पैर से उखड़ गई। बाद में मंत्री जी उसको हाथ से उठा रहे हैं, सड़क को हाथ से ऐसे अंगूठे से कुर्चे ले रहे हैं जी। और दूसरा वीडियो भी एक और वायरल हुआ है, वो भी भ्रष्टाचार का, मैं समझता हूं कि बेहतरीन वीडियो भ्रष्टाचार का जी। मैं पूछ रहा हूं जितिन प्रसाद जी ने कित्तों को जेल भेज। ठीक है असीम वकार जी, मतलब 2 वीडियो यूपी से वायरल हो गए, 2 वीडियो यूपी से वायरल हो गए, तो देश में सारे भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दे देना चाहिए। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं। आशुतोष जी। नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक बार कांग्रेस ने गलती विवेक शांडली जी, अगर मेरी बात पूरी हो जाती है, वीडियो वायरल हो रहा है सरकार की तरफ से, जेल जाना चाहिए उसको। ठीक है, उनको जेल जाना चाहिए। आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब मैं के शर्मा जी से लूंगा। आशुतोष जी। ये कि मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि एक बार कांग्रेस ने ये गलती करी थी 77 में इमरजेंसी लाके। उस समय उन्होंने देश के सारे विपक्ष के नेताओं को एम देम करके उन्होंने जेल में डाल दिया था। आज वही भूल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि कल नीतीश जी और अरविंद केजरीवाल मिल गए हैं, बातें हुई हैं, तो जाना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष का हर व्यक्ति जो इस समय विपक्ष की यूनिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, उसको मोदी जी अपने किसी भी तरीके से तो झूठा आरोप भी लगा दे, फिलहाल जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता आंख में आशुतोष जी ये बात भी दर्शकों को समझा दीजिए कि करप्शन का यूनिटी से क्या लेना देना है, या फिर करप्शन के नाम पर यूनिटी है। हाँ, बिल्कुल यूनिटी है। बंगारू लक्ष्मण पकड़े जाते हैं तो वो यूनिटी नहीं होती है। बीजेपी के 6 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं तो वो देश की यूनिटी होती है।
भारतीय जनता पार्टी का आज ही अभी पीलीभीत में मीडिया प्रभारी शराब तस्करी में पकड़ा गया जी। 1,500 बोतलों के साथ। वो यूनिटी है, लेकिन विपक्ष में कुछ भी करेगा तो वो देश में करप्शन होता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, इसका जवाब के शर्मा जी से लूंगा, लेकिन अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर वो मुझे लाइव दिख रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं क्योंकि सीबीआई से अपडेट्स उनके पास हैं। अभय, आपके पास क्या अपडेट सीबीआई से और क्या इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विवेक, सीबीआई ने साफ कर दिया है कि आबकारी नीति में 16 अप्रैल को 11 बजे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और हम आपको बता देते हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं, कि केजरीवाल को आखिरकार क्यों बुलाया गया है। जानकारी यह मिल रही है कि आबकारी विभाग के कुछ ऑफिसर्स जिनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने सीबीआई को यह बयान दिया और उस बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया ने एक बार आबकारी विभाग के एक अफसर को केजरीवाल के घर पर बुलाया था और वहां पर मौखिक तौर पर यह बात कही गई थी कि किस तरीके से कमीशन बढ़ाना है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है आई, जो अलग अलग जहां पे इलेक्शन हुए, गोवा इलेक्शन और पंजाब में भी वो पैसा इस्तेमाल हुआ। जो समीर महेंद्रू हैं, जो कि एक शराब कारोबारी हैं, उनसे भी तमाम तरह के इनपुट्स ये लगातार मिल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया ने एक एक्साइज विभाग के अफसर को बुलाया था, जहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सत्येंद्र जैन जेल जाने से पहले पूरे आबकारी विभाग जो है वो देख रहे थे, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया ने ले ली थी। तो कई सारे ऐसे बयान जो है वो सीबीआई के पास हैं। एक जानकारी यह भी मिल रही है कि जो एक शराब कारोबारी है, उस शराब कारोबारी को विजय नायर के जरिए एक कॉल करवाया गया था और उस कॉल में वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था, समीर, अब एक बड़ी खबर मिल रही है जी, अब एक बड़ी खबर मिल रही है। दर्शकों को बता दूं कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, उन्होंने ट्वीट कर किया है, बताया है कि शाम 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और एक लाइन लिखा है, अत्याचार का अंत जरूर होगा। यह स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, जिनका ट्वीट, अत्याचार का अंत जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा समन किए जाने के मामले में शाम 6 बजे एक प्रेस वार्ता करूंगा, यानी कि अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तब तक अभय से उनकी जानकारी पूरी लेते हैं। अभय, आप अपना जवाब पूरा कीजिए और क्या अपडेट आपको इस वक्त सीबीआई से मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई के सोर्सेस हैं, उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले के अंदर जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। और जो मनीष सिसोदिया है, उनसे भी पूछताछ हुई थी और कई शराब कारोबारी जो पकड़े गए हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर जो आबकारी विभाग के सचिव हैं सी अरविंद, और इसके साथ ही आबकारी आयुक्त जो हैं ए गोपी कृष्णा, इनका आमना सामना कराया था सीबीआई ने। और जब इनका आमना सामना कराया गया था, तब यह खुलासा हुआ था कि यह बोला गया था, इन लोगों ने अपने बयान में यह कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर 12% मार्जिन तय करने का फरमान लिया गया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में थी यह नई आबकारी नीति। जिस तरीके से हमेशा वो सवाल ये उठाते रहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की, जिस मामले में मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व जो है डिप्टी सीएम है, वो अभी जेल में है, तो यह पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग्स हुई थी, जहां पर सत्येंद्र जैन मौजूद था, जहां पर जो है मनीष सिसोदिया, आपके पास वापस लौट रहा हूं। के शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी। अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। 16 तारीख को सुबह 11 बजे सीबीआई पूछताछ करेगी। देखिए, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। सवाल तो यह है कि जब मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं, तमाम पूरे वो दलाल पकड़े जाते हैं, तमाम अफसर पकड़े जाते हैं, तो केजरीवाल कैसे बच सकते हैं? जो पूरा भ्रष्टाचार है वो तो केजरीवाल जी ने किया है, बाकी तो सब प्यादे। और मनीष सिसोदिया हेंचमैन है, जो उसको जिन्होंने पूरी चेन को जोड़ा है, तो वो बीच का एक पुल है। लेकिन सारी डील तो अरविंद केजरीवाल और उन दलालों और वो अफसरों के बीच में हुई है। तो केजरीवाल का पकड़ा जाना निश्चित था, क्योंकि सारे तथ्य सामने आ चुके हैं और बार बार जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके बयानों में ये साफ रूप से चिल्ला कर कहा गया है कि असली चोर तो केजरीवाल है, वो बाहर बैठा है और हमें अंदर बंद कर दिया। तो ये पूरे मामले में पैसा देने वाले और अब पैसा लेने वालों का भी सिरमौर सामने आ गया है और अब केजरीवाल बच नहीं सकते। 2 मंत्री भ्रष्टाचार में ऑलरेडी अंदर है और मुख्यमंत्री की अब की बारी है। ये है आम आदमी पार्टी का
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं हम ईमानदार हैं। ये कैसे बहरूपी है, ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है, ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है? कहते कुछ है और करते कुछ है। लोगों को धोखा दिया है इन्होंने, लोगों का दिल तोड़ा है और ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, इसलिए इनकी सजा होनी भी निश्चित है। ठीक है, के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे? के शर्मा जी ट्वीट का जिक्र कर दूं, उसके बाद बाकी मेहमानों से मैं रिएक्शन लूंगा। अत्याचार का अंत जरूर होगा। आप अत्याचार कर रहे हैं के शर्मा जी? ये संजय सिंह जी ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले। जब भ्रष्टाचारियों को आप पकड़ेंगे और चोरों को पकड़ेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे ना, कोई जो अपराधी जो होता है वो कहता है कि मैं अपराधी हूं, वो तो यही कहेगा ना कि साहब मेरे ऊपर तो अपराध जो है अत्याचार हो रहा है। और अभी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के कह रहे थे सीबीआई और ईडी का और विपक्ष के ऊपर ये दुरुपयोग और ये, तो ये गए थे ना अभी सुप्रीम कोर्ट, ये भी तो पिटीशन साइन किए हैं उसमें। ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ईडी और सीबीआई को लेकर, और एक नया कानून ये भ्रष्टाचारियों के लिए अलग से देश में कानून बने, उनकी जो है अलग से पूछताछ हो, एक नया कानून मांगने गए थे सुप्रीम कोर्ट से। क्या फटकार दिया, लगाया सुप्रीम कोर्ट ने इनको? तो ये भ्रष्टाचारी जो है ये अलग कानून चाहते हैं अपने लिए देश में। इतना झूठ और आप जो है कोई विषय नहीं है तो आप एक झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो आप यदि भ्रष्टाचार करेंगे, कट कमीशन और करप्शन का ये जो अपोजिशन है, इसे कोई इसे माफ नहीं किया जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारियों को जेल के अभी 6 बजे ही होगा। जी, अभी 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या आप लोग भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या आज? नहीं, वो तो देखा जाएगा क्या ये कहते हैं पहले। ये हमेशा ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो चूहा मर जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात? जी ठीक है, आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं विजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, पूरा शो खत्म हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के मुंह से विजय सिंह की पत्नी, रसोईया, भतीजा, भाई बहन, जिसको ये पल्लवित, उसके बाद एक सवाल नहीं गोल गोल के घूमते रहे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। और क्या झूठ बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम अलग से कानून बनाने के लिए आए थे। सुप्रीम ने कहा कि आप कंबाइंड पिटीशन लेके आए हैं। क्या करने गए थे आप? बेवकूफ बनाने का काम छोड़िए। नहीं, बेवकूफ बनाने सुप्रीम कोर्ट से जो लताड़ पड़ी है, इसके बाद मुंह सीधे हो गए। आप भी नहीं पाते हो, गए थे अलग कानून बांधने के लिए वहां पर, अलग कानून बांधने गए थे भ्रष्टाचारियों के लिए। लिखवा लिया करो ना, आप जैसे भ्रष्टाचारियों को अलग कानून चाहिए इस देश में कि बोलना क्या है, क्योंकि आप नेता हैं। बैठा करो चैनल पे, अच्छा लगा करें, इसलिए आपको अलग कानून चाहिए। झूठ बोल के कम से कम अच्छे चैनल में तो कम से कम साफ नेता है, आपको इस देश में अलग कानून चाहिए। भ्रष्टाचार हो नहीं पाएगा रणदीप शर्मा जी। ठीक है, आशुतोष जी का जवाब सुन लेते हैं। आशुतोष जी, और प्रैक्टिस शर्मा जी, अभी और प्रैक्टिस कीजिए, लिखवा के लाया कीजिए, पढ़ा कीजिए, तब चैनल बोला कीजिए ना, कीजिए घुमा घुमा। आशुतोष जी, नहीं आता इन सब। ठीक है आशुतोष जी, करप्शन को लेकर सीबीआई की जांच में जो तलब किया गया है केजरीवाल जी को, उसको लेकर आपकी क्या राय है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभय पराशर के पास इस वक्त कोई अपडेट है, ऐसी मुझे जानकारी मिल रही है। अभय के पास चल रहे हैं। अभय, क्या जानकारी मिल रही है आपको? थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाला आम आदमी पार्टी का। देखिए बिल्कुल विवेक, जानकारी यही है। जिस तरीके से इस केस को हम लगातार कवर कर रहे थे, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो जानकारी यह मिल रही है कि एक्साइज विभाग के सचिव जो हैं और जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयान के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि 12% कमीशन बढ़ाने की जो बात हुई थी, ये अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि हम एक बात साफ कर दें कि एक्साइज विभाग की जो सीबीआई की एफआईआर है, उसमें अरविंद केजरीवाल को फिलहाल आरोपी नहीं बनाया गया है। लेकिन जो बयान सामने आए हैं, जो अब तक बयान लिए गए हैं, चाहे वो एक्साइज विभाग के उन अधिकारियों के हो और जो उन्होंने सीबीआई और ईडी के सामने दिए हैं, उसमें इस बात का जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में उनके घर पे मीटिंग्स हुई थी कमीशन बढ़ाने के लिए। इन्हीं चीजों को कन्फ्रंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। विजेंद्र जी, संजय सिंह ने ट्वीट किया अत्याचार का अंत होकर रहेगा, और थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। बहुत ही हास्यप्रद है। भ्रष्टाचार करो और पकड़े जाओ तो कहो हम पे अत्याचार हो रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। मेरे लिए कुछ कानून कुछ और, आपके लिए कानून कुछ और। तो ये जो कानून से ऊपर अपने को समझते हैं, लोगों को क्या बेवकूफ समझा है? चोरी की है, चोरी का जवाब, चोरी के बारे में दो अपनी सफाइयां कि हमने चोरी नहीं की है, या हमने ऐसे किया है, या हमने वैसे किया है। लेकिन जब चोर पकड़ा जाता है तो वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए, ये कोई नया पैतरा थोड़ा है इनका। ये तो लगातार पहले मनीष के लिए भी यही कह रहे थे,
सत्येंद्र जैन को तो ये भारत रत्न दिलवा रहे थे, 1 साल से जमानत नहीं हुई है। अरे केजरीवाल जी, आप पकड़े गए हैं, और मैं आपको बता दूं जी, यहां पर कोई भी बात हो, एफआईआर में नाम है नहीं है, पर भ्रष्टाचार के जो किंग पिन है वो केजरीवाल ही है। ये वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाए, बाकी राजनीतिक दलों के साथ चोर चोर मोचेरे भाई क्यों हो रही है ऐसी दोस्ती जी, उनके भ्रष्टाचारों को क्यों ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये कहते हैं तू मेरे भ्रष्टाचार प्रोटेक्ट कर, मैं तेरे भ्रष्टाचार प्रोटेक्ट करूंगा, और इसलिए हम चोर चोर मोचेरे भाई हैं, हम मोचेरे भाई हैं। तो केजरीवाल भी उसमें ही शामिल है। ठीक है विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जोड़ने के लिए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि अब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 16 तारीख को सीबीआई ने तलब कर लिया। सुबह 11 बजे उन्हें सीबीआई के ऑफिस जाना होगा। दिल्ली की इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।